हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज एसआरसीसी। और आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी सीरीज अपना 100% देंगे का सेकंड सीजन। तो ऑलरेडी पिछले साल हमारी ये सीरीज चली थी जिसमें हमने पिछले 2 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे। आज जो है हम दोबारा से ये सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए, सो दैट आप इस सीरीज की मदद से 30 डेज के अंदर अपने पूरे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, हर चीज के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को खत्म कर सको। इसी सीरीज में आपको नोट्स भी मिलेंगे, रिवीजन भी करवाई जाएगी, क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे, सारा कुछ मिलेगा। लेकिन आपको बस एक प्रॉमिस करना होगा कि पूरी सीरीज को शुरू से लेके एंड तक 30 डेज हमारे साथ फॉलो करोगे। सिर्फ 2 वीडियोस आएंगी, रोज 5 बजे अकाउंट्स की, रोज 7 बजे इको और बिजनेस की ऑल्टरनेटिव डेज पे। इस सीरीज में आपको हर चैप्टर का वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा जो पिछले सालों में क्वेश्चन पेपर में सीबीएसई ने डाला है। आपके अगर कोई भी स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड के बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफी सेम आते हैं एंड आने वाले सालों में भी यही सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टोटल 6 से 7 सेट अलग अलग एनालाइज करे और एग्जैक्ट वही सेम क्वेश्चन उठाकर यहाँ पे डाले हैं। मैंने अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया है, सेम वही क्वेश्चन डाले हैं जो सीबीएसई ने डाले हैं, वही कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन यहाँ डाले हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सीबीएसई हर साल सेम क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, सो अगर तुम उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर जाओगे तो तुम्हारे 80 आउट ऑफ 80 आने तो लाजमी है। सो हमारी पूरी सीरीज को फॉलो करो, कमेंट सेक्शन में जाओ, अभी के अभी प्रॉमिस करो आई विल कंप्लीट दिस लेक्चर। और जब तक पूरा लेक्चर खत्म नहीं हो जाता तुम अपनी सीट से उठ के नहीं जाओगे, वीडियो को छोड़ के कहीं और नहीं जाओगे। इसी प्रॉमिस के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें अगर आपके एमसीक्यूज हैं, अगर सीबीएसई ने एमसीक्यू डाले हैं वो भी आएंगे, केस स्टडी है वो भी आएगी, थ्योरी क्वेश्चन है वो भी आएगा, प्लस आपको आंसर्स भी साथ साथ मिलेंगे इसी पीडीएफ में। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास आता है एमसीक्यू। एमसीक्यू से करते हैं हमारी आज की वीडियो की शुरुआत। एमसीक्यू हमें बोलता है कि मिस्टर बिमल राय जो है, अब देखो यहीं पर हमें एक पहली चीज, एक पहला लेसन ये मिलता है, व्हेन आई से कि आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि वो 20 मार्क्स के एमसीक्यू सिंपल आएंगे। इवन उन 20 मार्क्स के एमसीक्यू में भी आपको जो है 10, यस 10 छोटी छोटी केस स्टडीज आएंगी। जैसे एक केस स्टडी है, सो इवन 20 मार्क्स के एमसीक्यूज में भी 10 छोटी छोटी केस स्टडीज आपको सॉल्व करनी होंगी। ठीक है, तो पहली केस स्टडी चैप्टर 1 की जो मुझे बोलती है वो ये है कि जो हमारे बिमल राय हैं वो वर्क कर रहे हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, कंपनी ये मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, बिमल का जो बेसिक टास्क है वो क्या है, इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। He also analyzed the business environment and its implication for the survival of the firm. The level of management at which Bimal Rai is working is, तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन करवाऊंगी आपको क्वेश्चन के साथ साथ कुछ ऐसे ट्रिक्स बताती चली जाऊंगी कि वो उसका आंसर वैसा क्यों है। सो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर है, सबसे पहले तो खुद पॉज करो और खुद सोचो एक सेकंड के लिए कि आंसर क्या होना चाहिए। अब मेरा आंसर सुनो, इसका जो आंसर है वो होगा टॉप लेवल। हाउ, क्यों होगा टॉप लेवल? बेटा जब भी वर्ड आ जाए बिजनेस एनवायरमेंट, जब भी आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया हो और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में अगर कभी भी बात करी जाए ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की, कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का देख रेख करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल की बात करी जाए, ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करी जाए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस वगैरह की बात करी जाए, तो उस केस में 110% वो हमारा टॉप लेवल होगा। जैसे यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करी गई, ठीक है, तो ये कीवर्ड है। जैसे ही लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में बात हो रही है बिजनेस एनवायरनमेंट की तो वो टॉप लेवल है, पूरी फर्म के सर्वाइवल की बात हो रही है तो वो टॉप लेवल है। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा मिस्टर बिमल है वो क्या कर रहे हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज 2 कीवर्ड्स। ठीक है, तो जब भी ये कीवर्ड आएंगे लेवल होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, आंसर क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगला मेरे पास क्वेश्चन आता है एजर्शन रीजन का। तो कोऑर्डिनेशन क्या इंश्योर करता है, यूनिटी ऑफ एक्शन। तो ये तो कोऑर्डिनेशन की बेसिक डेफिनेशन है भैया कि जो कोऑर्डिनेशन है वो यूनिटी ऑफ एक्शन इंश्योर करता है। इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स between the department, ensure that all the action is aimed at achieving the goals of the organization। स्टेटमेंट तो हमारी ये भी ठीक है क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में बाइंडिंग फोर्स है, सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को साथ में मिलवाता है कोऑर्डिनेशन। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो एजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हट गए, सिर्फ ये दोनों ऑप्शन बचे।
अब क्या जो रीजन है वो करेक्ट रीजन है हमारे असर्शन का या नहीं? क्या कोऑर्डिनेशन यूनिटी ऑफ एक्शन इंश्योर करती है? क्योंकि अब इसके आगे हमने लिखा बिकॉज कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन बिकॉज इट एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स, और ये तो हमने असर्शन के आगे बिकॉज लिखा और इसको पढ़ा, तो क्या डज दिस मेक सेंस? अपने दिमाग में सोचो, क्या ये सेंस बना रही है? सोचो एक बार। तो ऑब्वियसली ये सेंस बना रही है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन बिकॉज दिस। तो क्योंकि दोनों चीजें ट्रू हैं, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए। और क्योंकि रीजन एक करेक्ट रीजन भी बन रहा है, क्योंकि बिकॉज लिखा तो ये सेंस बना रही है, तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दोनों ट्रू है एंड रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे एजर्शन का। ठीक है, अगला मेरे पास आता है क्वेश्चन। साधना, अ ग्रेजुएट ऑफ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इज अ सक्सेसफुल मैनेजर। ठीक है, शी अप्लाइज हर एक्वायर्ड नॉलेज इन अ पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर। ठीक है, उसकी नॉलेज है जिसको वो अपने पर्सनल तरीके से अप्लाई कर रही है। ठीक है, शी यूजेस हर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी इन हैंडलिंग दिस सिचुएशन। उसकी इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, उसकी नॉलेज है, पर्सनलाइज स्किल्स हैं। इन सब से क्या समझ आया? क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक साइंस है, एक प्रोफेशन है, या फिर क्या है? इन सब से हमें क्या समझ आया है? तो देखो यहाँ पर ना बहुत ही ज्यादा क्लियर कीवर्ड्स हमें दे रखे हैं, बहुत ही ज्यादा क्लियर। यहाँ पे हमें बोला हुआ कि भैया पर्सनलाइज्ड है, स्किलफुल है। ठीक है, यहाँ पे हमें ऐसा नहीं बोला होगा कि एक सेट कोई हमें लॉ दे रखे हैं, उन्हीं लॉ के अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है। अगर एक सेट लॉ दे रखा होता फिर तो वो साइंस होता, पर वो यहाँ पे बोल रहे हैं भैया एकदम उसके पर्सनल स्किल्स हैं, उसकी पर्सनल जजमेंट है, उसका सब कुछ पर्सनल है, उसकी क्रिएटिविटी है। साइंस में नहीं होती क्रिएटिविटी, किस में होती है? आर्ट में होती है। ठीक है, तो आर्ट वाला तो एक ही ऑप्शन है, तो मेरा आंसर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए। यहाँ पे प्रोफेशन की भी बात नहीं करी गई है, किसकी बात करी गई है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट की। ठीक है, अगला अब मेरे पास आती है केस स्टडी, प्रोबेबली 3 या 4 नंबर में होनी चाहिए केस स्टडी। ठीक है, सो माधव इज अ प्रोडक्शन मैनेजर, यहाँ पे फर्म मैन्युफैक्चर करती है ऑफिस फर्नीचर में। अच्छा, एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लो। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट डिस्कस, कौन से कॉन्सेप्ट की बात करी गई है और उसके इंपॉर्टेंस बताने हैं ढूंढ के। ठीक है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म में काम करते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन बढ़ाना बाय 20% इन द नेक्स्ट 1 ईयर। ठीक है, अगले 1 साल में 20% से प्रोडक्शन बढ़ाना है। पर जो सेल्स मैनेजर था उसने अप्रूव नहीं किया इंक्रीज इन प्रोडक्शन टिल द चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट इन द क्वालिटी ऑफ द वुड लॉक्स हैंडल्स एक्सेट्रा। उसने बोला कि भैया तो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सकती है जब तक हम इन चीजों में चेंजेस ना लेकर आए। तो इसकी वजह से एक कंफ्लिक्ट आ गया to light an important this kind of conflict brings to light an important concept of management that can help to link the activities of various department। अब हुआ क्या है, जो प्रोडक्शन मैनेजर है भैया, प्रोडक्शन मैनेजर ने अपना गोल सेट कर लिया अपने दिमाग में कि मैं तो 1 साल में इतना इंक्रीज करूंगा। पर हमारे जो सेल्स मैनेजर थे, सेल्स मैनेजर ने मना कर दिया कि भैया ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सकती, तुम्हें सबसे पहले अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी हर एक चीज की। मतलब कि यहाँ पे 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उन दोनों डिपार्टमेंट्स का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, कोई लिंक ही नहीं है। वो अपना कुछ और ही सोच रहा है, वो अपने अलग ख्याली पुलाव बना रहा है कि मैं तो इतना प्रोडक्शन बढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा। सेल वाला बंदा कहता है भाई प्रोडक्शन बढ़ा के करेगा क्या? तेरी क्वालिटी ही अच्छी नहीं है, तो पहले तो क्वालिटी इंप्रूव कर। सो दोनों डिपार्टमेंट्स का अपना अपना चल रहा है, दोनों का आपस में लिंक नहीं है, दोनों का आपस में क्या नहीं है? कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होना चाहिए कि भैया जिस कॉन्सेप्ट की यहाँ बात करी गई है वो कॉन्सेप्ट क्या है? कोऑर्डिनेशन। क्योंकि जो 2 डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन इज द बाइंडिंग फोर्स जिससे कि दोनों तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में साथ मिलके काम कर सके। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, उसकी इंपॉर्टेंस हमें बतानी है, तो उसकी इंपॉर्टेंस हम बता सकते हैं। विद द ग्रोथ इन साइज एंड द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, क्योंकि ज्यादा डिपार्टमेंट बनते चले जाएंगे तो उनमें लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जाएंगे, ज्यादा जरूरत पड़ेगी कोऑर्डिनेशन करने की। ठीक है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो जाता है, मतलब अलग अलग फंक्शन है कि फाइनेंस का अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का अलग डिपार्टमेंट है, सेल्स का अलग डिपार्टमेंट है। तो जैसे जैसे डिपार्टमेंट बढ़ते चले जाएंगे कोऑर्डिनेशन की जरूरत बढ़ती चली जाएगी। कोऑर्डिनेशन उन सभी डिपार्टमेंट्स को आपस में मिल के काम करवाने में मदद करेगी। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन हैव हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो जहां पर स्पेशलाइजेशन ज्यादा होती है वहां पर भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत ज्यादा पड़ती है। ठीक है, चलो अगला मेरे पास आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज हमें समझ आती है। मैंने जो अपना एक शॉर्ट वीडियो डाला था, कुछ 15-20 मिनट का वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए थे। ठीक है, उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की वीडियो को अगर आप एक बार जाके देखो तो मैंने यही सेम कॉन्सेप्ट सारे बता रखे थे। मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कि
मैनेजमेंट एज साइंस आर्ट प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है एंड यू सी वही सेम क्वेश्चन आए, तो आप वो मेरी 20 मिनट की वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने इन शॉर्ट बताया 20 मिनट में पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन बताए, आंसर नहीं बताए हैं, ठीक है, टॉपिक टॉपिक बताया बेसिकली, ठीक है, तो एक बार वो जरूर देखना और उनको जरूर नोट डाउन करना और हर चैप्टर के वो टॉपिक्स अच्छे से करना, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू दिस एंड दिस। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करने को बोला गया है। सो हमें पता है मैनेजमेंट के ओवरऑल 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, पर्सनल। इसको कैसे याद करना है? इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है बेटा, तुम देखो, तुम एक इंसान हो, ठीक है, तुम सोच के देखो, सच्चे दिल से एक बार सोच के देखो, तुम्हें सबसे ज्यादा फिक्र किसकी है इस दुनिया में? लेट्स से अगर सारी दुनिया खत्म हो जाती है, तुम्हें सबसे पहले किसकी फिक्र होगी? हमें सबसे पहले अपनी फिक्र होगी कि हाय मेरे को कुछ हो गया है ना, हाय हमें कुछ हो गया, हाय चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, हम सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। दुनियादारी सारी उसके बाद में आती है। तुम अगर खुद ही सही नहीं होगे तो तुम अपनी फैमिली को, किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो कंपनी भी सबसे पहले अपने बारे में सोचती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले अपने बारे में सोचती है। जब अपने बारे में सोच लिया, फिर अपने परिवार का सोचते हैं कि हाँ अब मैं सलामत हूँ, मेरा परिवार सलामत होना चाहिए। जब परिवार को भी सोच लिया, फिर जाके दुनियादारी का सोचा जाता है। कंपनी भी यही करती है, सबसे पहले अपने बारे में सोचती है, फिर अपने परिवार के बारे में सोचती है, यानी कि अपने एम्प्लॉइज, कंपनी का परिवार कौन है? एम्प्लॉइज, उनके बारे में सोचती है, और फिर जाके तीसरे लेवल पे बाहर की दुनियादारी के बारे में कंपनी सोचती है, ठीक है। अपने बारे में क्या सोचेगी? सबसे पहले तो जिंदा रहना जरूरी है, फिट रहना जरूरी है, फिर अपना ग्रोथ जरूरी है, प्रॉफिट जरूरी है, ग्रोथ जरूरी है ना। तो कंपनी सबसे पहले अपने बारे में सोचेगी, फिर अपने एम्प्लॉइज के बारे में सोचेगी, और फिर दुनियादारी के बारे में सोचेगी। टोटल 3 ऑब्जेक्टिव किसी भी मैनेजमेंट के होते हैं। अपने बारे में क्या सोचेगी कि सबसे पहले जिंदा रहना जरूरी है, फिट रहना जरूरी है, यानी कि सर्वाइवल जरूरी है। मतलब सबसे पहले लॉसेस से बाहर आओ, पैसा फूको मत, पैसे को आग मत लगाओ, पैसा कमाओ, इतना कमा लो कि एटलीस्ट दुकान चलती रहे, एटलीस्ट दुकान खुली रहे, इतना कमा लो। ऐसा ना हो कि बैंकरप्ट होके बैठ गए, दुकान बेचनी पड़ी, वो नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट सर्वाइवल जितना पैसा कमा लो जिससे तुम्हारी कॉस्ट कवर हो जाए, इतना पैसा कमा लो। दूसरे नंबर पे सोचो अपने प्रॉफिट के बारे में कि भैया अब मेरे को प्रॉफिट आए, सो दैट मैं इसी दुकान को थोड़ा बड़ा कर सकूं, इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट कर सकूं, मार्केटिंग कर सकूं, ब्ला 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 कर सकूं। तो फिर तुम प्रॉफिट के बारे में सोचो, ठीक है, ताकि रिस्क विस्क भी सारे कवर हो जाए लॉन्ग टर्म में। और फिर जब प्रॉफिट आने लग गया, अब जब एक्स्ट्रा पैसा बचा है, तो उस एक्स्ट्रा पैसे से ग्रोथ के बारे में सोचो कि अब एक और दुकान खोलूं, 2 दुकानें खोलूं, 3 दुकानें खोलूं, है ना। और ग्रोथ करने के बारे में कंपनी फिर तीसरे नंबर पे सोचेगी, ठीक है। फिर सोचेगी अपने एम्प्लॉइज के बारे में कि जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो भी लोग हमारे पास काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करो, अच्छा पैसा दो, उनकी सोशल नीड्स और हायर लेवल नीड्स को पूरा करो। मतलब उनको एक अच्छे कंपनी का हिस्सा बनाओ, मतलब बिजनेस का एनवायरनमेंट अच्छा बनाओ, कंपनी का एनवायरनमेंट अच्छा बनाओ, जहाँ पे लोग खुशी-खुशी काम करें। उनको एक अच्छा स्टेटस दो कि उनको ऐसा लगना चाहिए कि भाई हाँ, मैं ढंग की कंपनी में काम करता हूँ, मेरी इज़्ज़त है कोई। उनको इज़्ज़त दो, रिस्पेक्ट दो, है ना? थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन दो, वो सब दो, एंड ऑब्वियसली अच्छी सैलरी दो, ठीक है? तो एम्प्लॉइज़ का ध्यान रखो, मैनेजमेंट को ही भैया इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, ताकि एम्प्लॉइज़ खुश रहें। एम्प्लॉइज़ जितने खुश रहेंगे, कंपनी उतना ही ग्रो करेगी। ठीक है? और फिर तीसरे नंबर पे तुम सोचो दुनियादारी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, जिसमें आ गए कि भैया तुम्हारे जितने भी सोसाइटी के लोग हैं, उनको कुछ बुरा तो नहीं देना, उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं करना। अगर अच्छा कर दो, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो। अगर पार्क बना दो, ट्रीज़ लगा दो, बहुत अच्छी बात है। ट्रीज़ नहीं लगा सकते, तो भैया कम से कम पॉल्यूशन मत फैलाओ, तो भैया कम से कम पेड़ काटो मत, अगर नए पेड़ नहीं लगा सकते। तो सोसाइटी का भला करो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों को अपनाओ, अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस के लिए मदद करो, बच्चों को पढ़ाओ, ग्रीनरी लाओ, पार्क बनाओ, पेड़ लगाओ, ये सब करो। ठीक है? सो ओवरऑल 3 ऑब्जेक्टिव कंपनी के होते हैं। ठीक है? अगला अगला मेरे पास आता है, इट इज द प्रोसेस। अब एमसीक्यू आ गया सेट नंबर 2 का, ठीक है। अब सेट नंबर 1 के क्वेश्चन पूरे हो गए, सेट नंबर 2 पे चलते हैं। तो अब यहाँ से मे बी क्वेश्चन थोड़े थोड़े रिपीट होने शुरू हो जाए, क्योंकि अगले सेट आ गए तो क्वेश्चन थोड़े थोड़े रिपीट होंगे। नॉट एग्जैक्ट सेम नहीं होंगे, बट हाँ कि जैसे ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछ लिया, मैनेजमेंट है साइंस आर्ट प्रोफेशन का क्वेश्चन है, अलग तरीके से पूछ लिया, वैसा होगा। ठीक है, और मैंने इसमें सेट वाइज अलग अलग डाले कि सेट 1 हो गया, अब सेट 2 है, फिर सेट 4 5 6 7 होंगे। ठीक है, अच्छा, it is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups
अकम्प्लिश द एम्स, ये किस चीज को किस चीज के प्रोसेस को बोला गया है? ऑब्वियसली मैनेजमेंट को बोला गया है, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट ही है जो ऐसे एक अच्छे बिजनेस को बनाए, एक अच्छे एनवायरनमेंट को बनाए जहां पर सब लोग मिलके काम करें ग्रुप के गोल्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। अगला आता है, हमारी अक्षरा जी एक बिजनेस रन कर रही हैं, ठीक है। AK सॉल्यूशन अडॉप्टेड इटसेल्फ टू द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट, उसने अपने आप को अडॉप्ट किया टू द नीड्स ऑफ एनवायरनमेंट। दिस इनिशिएटिव इंक्रीज्ड देयर बिजनेस मैनीफोल्ड, इसकी वजह से उनका बिजनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। एंड दिस अर्नड देम सिग्निफिकेंट गुडविल, ठीक है। इसमें बिजनेस की मैनेजमेंट की कौन से फीचर को बताया गया है? कहते हैं कि भैया हमारा एक बिजनेस था, अब हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आने लगे। जब चेंजेस आए तो मेरे बिजनेस ने बहुत अच्छे से बहुत जल्दी अडेप्ट कर लिया उन चेंजेस को। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। जब हमने चेंजेस को अडेप्ट किया, चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लिया, तो हमारा बिजनेस ग्रो करने लग गया, हमारे बिजनेस अच्छे से चलने लग गया। तो जब मैनेजमेंट ने ये सब किया तो इससे मैनेजमेंट का कौन सा फीचर समझ आया? क्या मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है? ऑब्वियसली नॉट। इंटेंजिबल है? नहीं। ग्रुप की बात हो रही है? नहीं। किसकी बात हो रही है? मैनेजमेंट एक क्या है? देखो डायनामिक फंक्शन है, ठीक है। कंटिन्यूस का मतलब होता है, अगर मैं बोलती कि मैनेजमेंट आज भी करनी है, कल भी करनी है, 1 साल बाद भी करनी है, मैनेजमेंट हर रोज करनी है, लगातार करनी है, उसकी बात नहीं हुई। इंटेंजिबल मतलब जब लिखा है कि फील कर पा रहे, देख नहीं पा रहे, टच नहीं कर पा रहे, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा। ग्रुप एक्टिविटी तब होता जब बोला जाता हर लेवल का मैनेजर कर रहा है साथ मिलके, वो भी नहीं बोला गया। तो ऑब्वियसली चेंज की बात हो रही है, तो डायनामिक, डायनामिक का मतलब ही क्या होता है? चेंज, ठीक है। अगला, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ, अब देखो हे भगवान फिर से कोऑर्डिनेशन आ गया। अगर तुम मेरी पीपीटी देखो, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, मैंने सबसे पहले बोला है भैया कोऑर्डिनेशन तो पूछा ही जाएगा, और कुछ पूछा जाए ना जाए कोऑर्डिनेशन जरूर आएगा, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, ठीक है। ये एक्सप्लेन करना है। आई थिंक 4 नंबर का होना चाहिए ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, मैनेजमेंट कंटिन्यूस है, इसको एक्सप्लेन करना है। नाउ देखो, अब ये बहुत जेनरिक क्वेश्चन है, बहुत जेनरिक। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या कोई भी बच्चा ऐसा हो सकता है जो ये ना बता पाए कि मैनेजमेंट गोल पूरा करने के लिए करी जाती है? एवरीवन कैन राइट दिस आंसर बेटा, बट हाउ यू राइट इट मैटर्स। एंड ये कैसे इंप्रूव होगा कि हम अच्छे से लिख पाए? रीडिंग करके, रीडिंग करके। तुम बेटा रट्टा जितना मर्जी मार लो, रट्टा मारने से बिजनेस स्टडीज के ऐसे आंसर नहीं लिख पाओगे, ये ऐसे जेनरिक आंसर नहीं लिख पाओगे अच्छे से। उसके लिए एक ही तरीका है, रीडिंग करो। मैंने पहले बोले 2 तरीके हैं, या तो क्या करो, एक बार याद करो, और जो भी याद हुआ है उसको राइट डाउन कर दो। मतलब जैसे ही मेरी पीपीटी उठा लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसमें आंसर लिखे हुए हैं, इनको, इस आंसर को एक बार याद करो, 5 मिनट लगेंगे, याद करो। याद करने के बाद अपने रजिस्टर में एक बार लिख दो, वो भी काफी हेल्पफुल है। सिर्फ याद करा और छोड़ दिया, वो जीरो, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। या तो एक बार याद करो और लिख लो अपने हाथ से, उसका थोड़ा फायदा हो जाएगा। या फिर इन्हीं आंसर्स को ना हर 2-2 4-4 दिन के बाद रीड करते रहो, करते रहो, करते रहो। इनको 5 बार रीड कर लो, मेरी पीपीटी को 5 बार रीड कर लो, ठीक है। उससे भी काफी फायदा तुम्हें हो सकता है, ठीक है। पर एक बार याद कर लिया और छोड़ दिया, उसका कोई फायदा नहीं है, मत करना, ठीक है। चलो देख लेते हैं आंसर, बहुत जेनरिक आंसर है, आई थिंक सबको आते ही होंगे। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। अबे यार ये कैसा लिख दिया बिना वो करे। कोऑर्डिनेशन, चलो तुम्हें समझ आ ही रहा होगा आई होप। कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, ठीक है। सॉरी, इसका क्या मतलब है कि भैया जो पूरा ग्रुप है, एक कंपनी एक ग्रुप है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, अलग अलग लोगों को मिला के ग्रुप बनाया गया है। उस पूरे ग्रुप के एफर्ट्स को साथ में इंटीग्रेट करने का काम करता है, उस पूरे ग्रुप के एफर्ट्स को मिलाने का काम करता है कोऑर्डिनेशन। मतलब कि अगर हम लोग साथ मिलकर एक डिश बना रहे हैं, ठीक है, मैंने तुम्हें बोला है कि तुम मसाला बना दो, तुम किसी चीज को रोस्ट कर दो, ठीक है, तुम मे बी सब्जियां काट दो, ठीक है, तुम सारी सब्जियां उबाल दो, ठीक है, ऐसे अलग अलग स्टेप्स है, मैंने सबको अलग अलग काम दे दिया, ठीक है। अब वो जब कोऑर्डिनेट करेंगे तभी वो सब्जी फाइनली बन पाएगी, कि सब्जियां कटी हैं, वो उबाली गई हैं, मसाला डालना है सब्जी में, जो चीजें रोस्ट करी गई हैं वो कब डालनी है। कोऑर्डिनेशन क्या करेगा, इन सभी अलग अलग एक्टिविटीज को मिला के वो फाइनल सब्जी बनाने का काम करेगा। जब सब लोग आपस में मिल के बैठ के सोच समझ के डेलिबरेटली कोऑर्डिनेट करेंगे तब फाइनल सब्जी बन पाएगी। तो यही बोला गया है कि सब लोग अपना 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 काम करते रहते हैं, कोऑर्डिनेशन इनको एक पर्पसफुल एक्टिविटी में कन्वर्ट कर देता है। इट गिव्स कॉमन फोकस टू द ग्रुप एफर्ट,
टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज एज इट वाज प्लान्ड एंड शेड्यूल्ड, जैसा सोचा गया था वैसी परफॉर्मेंस हो, इसके लिए कोऑर्डिनेशन हेल्प करती है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। अगर मैं सोचूं ना कि भैया मेरा एक ही लेवल, हाईएस्ट लेवल का जो भी सीईओ है, कल सीईओ करेगा, अकेले सीईओ के करने से कुछ नहीं होगा। हर एक बंदे को अपनी तरफ से डेलिब्रेट एफर्ट उठाना पड़ेगा कोऑर्डिनेट करने के लिए। अब सीईओ मेरे को बोले कि अपडेट करो क्या काम किया है, अगर मैं अपडेट करूं ही नहीं तो सीईओ क्या कर लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कंपनी से निकाल देगा, किसी और को रख लेगा। अब दूसरा बंदा भी अपडेट ना करे, फिर तो तुम निकालते रहो एम्प्लॉइज़ को, है ना? ऐसे नहीं होगा। तो हर एक एम्प्लॉयी को, हर एक मैनेजर को खुद से भी करना पड़ेगा। अगर सीईओ ने बोला है कि हाँ 7 बजे मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, मुझे अपडेट्स दो, तो तुम्हें देने भी पड़ेंगे। सो एवरी मैनेजर हैज़ टू अंडरस्टैंड कि सबको अपने-अपने बेस, अपने-अपने लेवल पे कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी है, ठीक है? इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गनाइजेशन, चाहे वो टॉप लेवल है, ठीक है? चाहे वो मिडल लेवल है, चाहे वो लोअर लेवल है, हर किसी को अपना-अपना काम करना पड़ेगा। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, 2 फीचर पूछे गए हैं कि ये गोल ओरिएंटेड है और कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस का क्या मतलब है? इट इज अ सीरीज ऑफ कंटीन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन। फंक्शन सारे सेपरेट है पर उन सबको कंटिन्यूअसली करना है। प्लानिंग भी लगातार होगी, ऑर्गेनाइजिंग भी लगातार होगी, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब कुछ लगातार चलता रहेगा। एवरीथिंग विल कीप ऑन गोइंग लगातार कॉन्टिन्यूसली, ठीक है? तभी जाकर जो है बिजनेस चल सकता है। बिकॉज बेटा बिजनेस एनवायरमेंट ना लगातार बदलता है, तो बिजनेस को भी बदलना पड़ेगा। सो दैट इज वाई मैनेजमेंट को भी लगातार अपना काम करना पड़ेगा। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है कि हम शुरू में डिसाइड कर लेंगे कि हमारा गोल क्या है, उस गोल तक पहुंचने के लिए ही सारा काम होगा। अगर मुझे गोल ही नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे 95% स्कोर करना है, कि 100% स्कोर करना है, कि 35 आ गए, पास हो गए, बड़े अच्छे नंबर आ गए, बहुत है। अगर मेरा गोल ही सिर्फ पास होने का है तो मैं क्यों पढूँ इतना सारा, है ना? पर अगर मेरा गोल है 100% लाना है, तो मुझे अलग मेहनत करनी होगी। सो मैनेजमेंट उस गोल के लिए ही काम करेगा। अगर मेरा गोल होगा ना कि मेरे को तो पास होना है, तो मेरा दिमाग पता है क्या मैनेज करेगा कि अच्छा आज ये मूवी देखने जाना है, अच्छा आज यहाँ घूमने जाना है, आज इसको मैसेज करना है, आज ये करना है। पर अगर मेरा गोल होगा 100%, तो मेरा दिमाग क्या मैनेज करेगा? आज ये चैप्टर करना है, आज ये चैप्टर, आज ये चैप्टर, आज ये चैप्टर, ठीक है? सो वो मैनेजमेंट आपके गोल के अकॉर्डिंग ही होती है, ठीक है? आगे चले, केस स्टडी है हमारे पास, देखते हैं क्या बोलती है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया है कोई तो, नंबर्स लिख रखे हैं तो मुझे लग रहा है एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, बट देखते हैं, ठीक है? और मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड और इंपॉर्टेंस वगैरह कुछ पूछा गया है, चलो ठीक है देखते हैं। निशा हैड गिवन सम ओल्ड ड्रेसेस फॉर हर ऑफ हर ओन हाउस टू द हाउस हेल्पर। निशा ने अपने हाउस हेल्पर को अपने पुराने कपड़े दिए थे। निशा डिवाइडेड द गर्ल्स इन 3 इक्वल ग्रुप्स। उसने 3 अलग-अलग लड़कियों के ग्रुप्स बनाए। ग्रुप 1 ने क्या किया? टारगेट को बाय रिफर्बिशिंग 150 ओल्ड ड्रेसेस एट अ कॉस्ट ऑफ 30 पर ड्रेस। पहले ग्रुप ने क्या किया? 150 ड्रेसेस को रिफर्बिश किया एट अ कॉस्ट ऑफ 30 रुपीज पर ड्रेस, ठीक है? ग्रुप 2 ने क्या किया? रिफर्बिश किया 150 ड्रेसेस को एट अ कॉस्ट ऑफ 35 पर ड्रेस। और ग्रुप 3 ने क्या किया? वो तो सिर्फ 140 ही कर पाई बट एट द कॉस्ट ऑफ 27 पर ड्रेस। मतलब कि इन्होंने कॉस्ट तो सबसे कम लिया पर ये काम पूरा नहीं कर पाई, ठीक है? इनको शायद 150 इकट्ठा करने को बोला गया होगा। इन दोनों ने 150 तो कर दिया पर इन्होंने कॉस्ट बहुत ज्यादा ले ली, ठीक है? इसने आई थिंक सही लिए, 150 इन 30 ही किया है इसने। इसने कॉस्ट बहुत ज्यादा ले ली, इसने कॉस्ट बहुत कम लिया है, पर इन्होंने ग्रुप 3 ने जो है काम पूरा नहीं किया है, ऑल्दो कॉस्ट सही है। तो यहाँ पर मेरे 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी जिसका तुम्हें सी का ध्यान रखना है, और इफेक्टिवनेस जिसमें एक टी आता है, जिसके टी का तुम्हें ध्यान रखना है। एफिशिएंसी में सी फॉर कॉस्ट का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है? इफेक्टिवनेस में टी फॉर टाइम का तुम्हें ध्यान रखना है। सो एज वी कैन सी इन्होंने कॉस्ट का ध्यान रखा है, सो इनकी एफिशिएंसी तो है पर इनकी इफेक्टिवनेस नहीं है, ठीक है? इन्होंने क्या किया है? टाइम का ध्यान तो रखा है, काम तो पूरा कर दिया है, तो ये इफेक्टिव तो है, पर इनकी एफिशिएंसी नहीं है क्योंकि इन्होंने कॉस्ट बहुत ज्यादा लगाई है। इन्होंने 150 ड्रेसेस को 30 पर ड्रेस में किया है, तो ये मेरे को लग रहा है एफिशिएंट भी है, इफेक्टिव भी है। एक बार देखते हैं, क्योंकि जो केस स्टडी है ना हमने पूरी नहीं लिखी है, हमने बीच में डॉट डॉट लगाए हैं क्योंकि केस स्टडी बहुत बड़ी होती है, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में डाली है केस स्टडी, ठीक है? सो जो ग्रुप 1 है, हाँ जैसा मैंने बोला वो इफेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी है, क्योंकि उन्होंने काम भी पूरा कर दिया और जो कॉस्ट बोली थी उसी में कर दिया, ठीक है? मैं कल से ट्राई करूंगी पूरी केस स्टडी लगा दूं, क्योंकि इसमें थोड़ी है ना कट गई है केस स्टडी। आई ट्राई कल से पूरी केस स्टडी लगाई जाए। ग्रुप 2 जो है उसने वो इफेक्टिव नहीं था,
इफेक्टिव तो था, सॉरी, क्योंकि टाइम पे तो काम कर लिया। एफिशिएंसी नहीं थी क्योंकि पैसा ज्यादा लगाया था एट अ हायर कॉस्ट। और जो ग्रुप 3 था उसने कॉस्ट तो कम ली, तो एफिशिएंसी तो बहुत थी, पर वो इफेक्टिव नहीं था, है ना। इफेक्टिवनेस उनकी नहीं थी, नॉट इफेक्टिव, ठीक है, क्योंकि उन्होंने काम पूरा नहीं किया था, सिर्फ 140 को ही वो कर पाए थे, ठीक है। सो हमारे ये तो हो गए तीनों ग्रुप्स का जो हमने पता कर लिया। मीनिंग क्या है, एफिशिएंसी में क्या है कि मिनिमम कॉस्ट में हमें काम करना होता है, और इफेक्टिवनेस में क्या है, हमें मिनिमम टाइम में काम करना होता है। अच्छा, एक चीज याद रखना इसमें, आप प्लीज एक चीज को याद रखिएगा आप लोग, क्या कि व्हेन आई से एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, आई व्हाट आई मीन इज कि कॉस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर मुझे बोला गया कि 30 रुपए की कॉस्ट में काम करना है, देखो इसने 30 रुपए लिए और इसने 27 रुपए लिए, मतलब जितना कॉस्ट मैंने बोला था, अगर उतना कॉस्ट लिया या उससे कम कॉस्ट लिया, दोनों ही केस में तुम एफिशिएंट हो। समझ रहे हो, है ना। तुम्हें 30 रुपए बोला गया था, और अगर तुमने 30 में कर दिया या उससे कम में कर दिया, दोनों केस में तुम एफिशिएंट हो। पर अगर उससे ज्यादा किया तो एफिशिएंसी नहीं है। सेम फॉर इफेक्टिवनेस, अगर मैंने तुम्हें 150 का ऑर्डर दिया है कि 150 ड्रेसेस करनी थी, तुमने 150 कर दी या 150 से ज्यादा कर दी, दोनों केस में इफेक्टिवनेस है। पर अगर 150 से कम करी तो इफेक्टिवनेस नहीं है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अगला सेट नंबर 4, इसमें एमसीक्यू नहीं है, एक ही क्वेश्चन था इस सेट में, आई थिंक। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस do not achieve their goals by chance but by following a deliberate process called management। कहते हैं कि जो सक्सेसफुल थे उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, उन्होंने एक्चुअल में सोच समझ के एफर्ट लिया था और मैनेजमेंट किया था। मतलब कि मैनेजमेंट एक डेलिब्रेट फंक्शन है, मैनेजमेंट अपने आप नहीं हो जाती। सारे मैनेजर्स को रजाई से बाहर निकलना पड़ता है, खुद से मिलके काम करना पड़ता है। घर बैठे बैठे अपने आप हवा में बातें करने से मैनेजमेंट नहीं हो जाती, ठीक है। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट 4 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बताने हैं हमें, ठीक है। अगले देख लो भाई, तीसरे सेट में लगातार हम देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बताना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल्स, ठीक है। तो हमें फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बताने हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या बोला है, मैनेजमेंट ग्रुप गोल्स को अचीव करने में पूरा मदद करता है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी बढ़ती का क्या मतलब है कि आप कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड ऑल ऑफ दिस। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है, इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढलने में, बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को बदलने में, ठीक है, वक्त के साथ चलने में मदद करती है मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट पहले से एंटिसिपेट कर लेती है, अगर अच्छे से मैनेज करोगे ना तो तुम एंटिसिपेट कर लोगे कि वैसे तो मुझे 100% लाने हैं, उसके लिए मेरे पास 2 महीने का टाइम है, पर इस 2 महीने में एक हफ्ता मुझे शादी पे जाना है, तो वो एक हफ्ता खराब होगा, तो इसलिए उस एक हफ्ते का एडवांस में काम करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट कर ली, तो वो जो एक हफ्ते का काम था वो पहले ही हो गया, तो गोल पूरा हो जाएगा। सो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में मदद करता है। तुम चेंजेस को एंटिसिपेट कर लेते हो कि यहाँ पर ये जो चेंजेस करनी पड़ेंगी, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी, उसका सोल्यूशन निकाल लेते हो अच्छी मैनेजमेंट करने से। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल मतलब आपके जो एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव है, कि एम्प्लॉइज को फाइनेंशियली, सोशली, हायर लेवल नीड्स, हर नीड पूरी करने में मदद करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने में भी मदद करती है मैनेजमेंट, ठीक है। ये इसकी भी हमने ऑब्जेक्टिव्स वाले में बात कर ही ली है, इन सब की भी, ठीक है। अब बस आगे क्वेश्चन रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। कोऑर्डिनेशन की भी हमने डिटेल में बात करी है कि सारे ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने में मदद करता है कोऑर्डिनेशन। यूनिटी ऑफ एक्शन इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, परवेसिव है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स है और डेलिब्रेट है, ठीक है। इसके लिए मैंने जो है CURDIP, हाँ, इसके लिए कोऑर्डी से मैंने एक जो है एक्रोनियम निकाला था, कोऑर्डी से कर्डी पी। तो फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन का जो जो एक्रोनियम है वो है कर्डी पी, ठीक है। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन का एक्रोनियम, एक्रोनियम, निमोनिक, ठीक है, हेल्पिंग वर्ड, जो मर्जी तुम बोलो, वो है कर्डी पी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन से निकाला, कोऑर्डी से कर्डी पी, ठीक है। सी से क्या है आपका कंटिन्यूअस, की मैनेजमेंट की कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार करना पड़ेगा, रुक नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आज मीटिंग कर ली और पता चल गया किसने क्या किया, अब छोड़ दो, अब
हफ्ता भर मीटिंग ही नहीं करनी, ऐसा नहीं है। लगातार पूछना पड़ेगा भैया तुमने क्या काम किया। यू से क्या है हमारा यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है, यूनिटी ऑफ एक्शन करता है पूरे कंपनी के गोल्स को, पूरी कंपनी के एफर्ट्स को यूनाइट करने में मदद करता है। आर से क्या आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। ये भी हमने बोला कि सिर्फ एक बंदे के करने से नहीं होगा, सबको जो है कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। डेलिब्रेट फंक्शन है, अपने आप नहीं हो सकती कोऑर्डिनेशन। अगर मैं सोचूं ना कि मैंने काम दे दिया अपने जूनियर को, वो काम करके मेरे को दे देगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसको प्रॉब्लम भी आएगी, उसको मुझे पूछना पड़ेगा, मुझे उसको सोल्यूशन देना पड़ेगा, मुझे बार बार पूछना पड़ेगा काम किया या नहीं किया, तब जाके काम होते हैं। अपने आप से नहीं हो जाती कोऑर्डिनेशन। डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के करनी पड़ेगी, अपने आप नहीं हो जाती है, ठीक है। अपने आप नहीं हो सकता कि तुम्हारे 100% आ जाएंगे, जानबूझ के सोच समझ के मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके 100% आएंगे, ठीक है। CURDI, आई से क्या है, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। इट्स क्वाइट सिमिलर टू एंश्योरिंग यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है, कि पूरे ग्रुप के एफर्ट को एक कॉमन गोल के टुवर्ड्स लाने में, मिलाने में मदद करता है, कोऑर्डिनेशन। और पी से क्या है हमारा, परवेसिव। परवेसिव का क्या मतलब है कि हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह पे कोऑर्डिनेशन चाहिए, छोटा बड़ा कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन हमें चाहिए, ठीक है। ये हो गई हमारी फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसका भी आई थिंक कुछ ना कुछ एक्रोनियम था। मैं अपने एक्रोनियम वाली फाइल भी पूरे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, जिसमें मैंने हर चैप्टर के सारे एक्रोनियम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का, मेरा एक बहुत फेमस एक्रोनियम है, मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा उसको लव करते हैं। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का हमने एक्रोनियम बना रखा है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का। आई थिंक नीचे अगर कहीं क्वेश्चन आता है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का, तो आई शो यू देयर। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आएगा क्या कहीं पे, आ गया, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की बात आ गई। अरे तो दो ही पूछे हुए हैं, अच्छा नीचे तो कहीं नहीं है, मैं आपको यहीं पे लिख के बता देती हूँ। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का जो मेरा एक्रोनियम है उसको नोट डाउन करो अभी के अभी। गो, गो मम्मी पापा, गो मम्मी पापा, गो टू CID, गो मम्मी पापा गो टू CID। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, GMPG, टू को छोड़ दो, CID, गो मम्मी पापा गो टू CID। शॉर्ट फॉर्म क्या है, GMPGCID, गो मम्मी पापा गो टू CID, GMPGCID, ठीक है। इसमें हमारे क्या आएंगे, ग्रुप गोल्स, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल, परवेसिव, कंटिन्यूअस, डायनामिक, ठीक है। और क्या होगा, ग्रुप एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड, ठीक है। एक जी से होगा ग्रुप एक्टिविटी, एक से होगा गोल ओरिएंटेड, मल्टी डिमेंशनल, परवेसिव, कंटिन्यूअस, डायनामिक। आई से देख लेना, आई से भी कुछ ना कुछ एक फीचर होगा मैनेजमेंट का, ठीक है। तो ये हमारा पूरे का पूरा क्या है, एक्रोनियम है, गो मम्मी पापा गो टू CID, ठीक है। ऐसे ही जितने भी हमारे बाकी आगे के चैप्टर्स हैं उनमें मैंने सिमिलर एक्रोनियम बनवाया है। जैसे कि हमारा जो प्लानिंग है, प्लानिंग वाले चैप्टर को हमने जी की जगह पी से शुरू किया, प्लानिंग पी से है तो उसके प्लानिंग के पी से शुरू कर दिए, प्लीज मम्मी पापा गो टू CID, प्लीज मम्मी पापा गो टू CID। तो प्लानिंग के जो फीचर्स है उसका एक्रोनियम ये है, मैनेजमेंट के फीचर्स का एक्रोनियम ये है, ठीक है। तो इस एक्रोनियम को अपनी कॉपी में नोट डाउन करो अभी के अभी, प्लस मुझे अभी के अभी कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखकर बताओ कि ये एक्रोनियम तुम्हें याद हो गया है। ये एक्रोनियम को अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ यार मेरी मेहनत तुम लोग को काम आ रही है, ठीक है। चलो हो गया हमारा, आगे चले अगला सेट नंबर 5 है हमारे पास यहाँ पे। तो सेट नंबर 5 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखो, द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द गोल्स by making their strength effective and their weakness irrelevant. The dimension of management discussed here is, कह रहे हैं कि हमें लोगों के ऊपर काम करना है, कि हमारे जो लोग हैं उनका इंप्रूवमेंट करना है, उनकी स्ट्रेंथ को और भी स्ट्रांग बनाना है, उनकी वीकनेस को हटाना है, लोगों के ऊपर काम करना है। तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट ऑफ पीपल की बात हो रही है, काम की बात हो रही है, ऑपरेशन की बात हो रही है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल की बात हो रही है। मल्टी डायमेंशनल ना मैनेज, तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं ना मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। तो उसकी यहाँ पे बात हो रही है कि अपने लोगों को मैनेज अच्छे से हमें करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे पास आता है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अडॉप्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी एंड दिस, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कौन सी है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली सोसाइटी की बात हो रही है ना, ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल की बात हो रही है, पाथ टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ये सारी हम यहाँ पे जो है सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी के भले की बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी।
अगला मेरे पास आया है केस स्टडी। एमसीक्यू में भी सोचो केस स्टडी आ रही है इतनी बड़ी-बड़ी, ठीक है? रमेश हरीश बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है? रमेश वर्क इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, aims to increase the sale by this much. Harish is the finance manager. Harish is the finance manager. Is not giving approval. This kind of conflict arise in organization where each department perform activities in isolation. इसके लिए हमें क्या करना है? लिंक बनाना पड़ेगा एक्टिविटीज के बीच में। कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है जो इंटीग्रेट करता है एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एट डिफरेंट लेवल्स? कौन सा भैया कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है भाई, मेरे को तो आंसर आ नहीं रहा। तुम एक काम करो, कमेंट सेक्शन में तुम बता दो, क्योंकि हमने अभी तक तो करा नहीं है ना ये क्वेश्चन, अभी तक तो इसकी बात हमने करी नहीं है। तो जरा तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि चारों में से क्या इसका आंसर होने वाला है। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मैं आंसर यहाँ छुपा लेती हूँ, और अबे कैसे छुपाऊं इसको मैं, जो भी है चलो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ठीक है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पूछे गए हैं, डायनामिक और इंटेंजिबल फोर्स, ये दो फीचर्स के बारे में पूछा गया है। अगेन हम इसकी बात काफी बार कर चुके हैं। मैनेजमेंट डायनामिक होती है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदलता है वैसे वैसे हमारे बिजनेस को चेंज करने में मदद करती है, वैसे वैसे मैनेजमेंट भी बदलती रहती है। कभी हमें भैया बहुत गुस्से से मैनेज करना पड़ता है, कभी बहुत प्यार से करना पड़ता है, कभी डिस्काउंट देने पड़ते हैं, कभी प्राइस बढ़ाने पड़ते हैं, कभी सेल कम करनी, सप्लाई कम करनी पड़ती है। काफी अलग अलग तरीके से हमें अपनी कंपनी को मैनेज करना होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट बदलेगा, उसके साथ मैनेजमेंट भी बदलेगी। मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है क्योंकि इसको सिर्फ हम देख नहीं सकते, इसकी प्रेजेंस को सिर्फ फील कर सकते हैं कि भैया मैनेजमेंट जब से हमने अच्छी करी है तब से हमारी कंपनी में काफी कुछ अच्छा होने लग गया है। सो वी कैन ओनली फील द मैनेजमेंट, वी कैन नॉट सी द मैनेजमेंट, ठीक है। सो ये इंटेंजिबल फोर्स है। अगला फिर से मेरे पास एमसीक्यू आता है। श्रीधर हैड वर्कड एज एन ऑपरेशंस मैनेजर एट अ कैब एग्रीगेटर फर्म फॉर 10 इयर्स, ठीक है। फिर उसने सोचा कि भैया इसको छोड़ देते हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लेते हैं मुकेश के साथ। श्रीधर बिकेम द सीईओ, मुकेश बन गए सीओओ, ठीक है। कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है? जैसे ही वर्ड आ जाए चीफ, ठीक है, इससे पहले भी मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे ही वर्ड आ जाए बिजनेस एनवायरनमेंट, सर्वाइवल ऑफ द कंपनी, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो टॉप लेवल है। ऐसे ही जैसे ही वर्ड आ जाए चीफ, तो बिना सोचे समझे तुम उसको क्या लिख दोगे? टॉप लेवल। चीफ लेवल के बंदे सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल पे हो सकते हैं, नीचे वाले लेवल पे नहीं होते। 3 फंक्शन बताने हैं जो टॉप लेवल के लोग करते हैं। अब वही आ गया, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, फर्म के सर्वाइवल के बारे में सोचना, फर्म के फाइनेंसेस, फर्म के बजट के बारे में सोचना, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के वेलबींग के बारे में सोचना। वही सारे जो कीवर्ड्स मैंने तुम्हें बताए हैं वो सारे काम होते हैं इन चीफ लोगों के, ठीक है। दोनों टॉप लेवल पे काम करे, ठीक है। इंटीग्रेट diverse elements and coordinate this. They are responsible for the welfare and the survival of the organization, business environment, overall organization, activities of the business, impact on society. हाँ, सोसाइटी की भी अगर बात आती है तो सोसाइटी के बारे में भी टॉप लेवल ही सोचता है, ठीक है। Last set number 7 के questions. श्रेयांश and Sudhir were close friends and were studying in a reputed engineering college. श्रेयांश ने बोला that there was complete orderliness in his organization. All the employees were happy and satisfied with the work and the working environment. Targets of the organization were met as per the plans. Characteristics of management being highlighted in the above case. इसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है? क्या मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी की बात है? बोला गया दैट ऑल द एम्प्लॉइज वर हैप्पी, ऑर्डरलीनेस थी। मुझे लग रहा है यहाँ पर हमारी मैनेजमेंट एज एन इंटेंजिबल फोर्स की बात हो रही है, बिकॉज तुम देखो ऑर्डरलीनेस है, हर एम्प्लॉय खुश है, तो तुम ये चीज फील कर पा रहे हो कि भैया हर काम बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, हर काम बहुत अच्छे से हो रहा है, हर इंसान बहुत खुश है, वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, टारगेट्स हमारे मीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ चेंज की बात नहीं करी गई, यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स का मिलके काम करने की बात नहीं करेगी, ये नहीं बोला गया कि हर जगह पे हो रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है ये इंटेंजिबल फोर्स की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे फील करने की बात करेगी ये सिर्फ, ठीक है। सो दैट इज इंटेंजिबल फोर्स, मतलब कुछ ऐसी चीजों की बात करेगी जिसको तुम सिर्फ फील कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कौन सा यहाँ हाईलाइट हुआ है उसको बताना है। सिल्वर मिल स्टार्टेड देयर बिजनेस एज अ B2B सप्लायर ऑफ हाई क्वालिटी मिलेट सीड्स। द फर्म वाज सेट अप इन अ बैकवर्ड एरिया ऑफ राजस्थान, जो भी है। द फर्म वाज अर्निंग जस्ट इनफ रेवेन्यूज टू कवर इट्स कॉस्ट, मतलब कि सर्वाइवल स्टेज की फर्म है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू राइजिंग अवेयरनेस दिस द डिमांड इंक्रीज्ड, फर्म वाज एबल टू अर्न प्रॉफिट्स, ठीक है। मुझे यहीं से समझ आ गया था ये सर्वाइवल स्टेज की बात हो रही है, अब इसके बाद आगे प्रॉफिट की बात होगी, फिर एक्सपेंशन की बात होगी, यानी कि ग्रोथ की बात होगी। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, एंड उसके अंदर भी पहले सर्वाइवल की बात हुई, फिर प्रॉफिट की बात हुई, और फिर एक्सपेंशन यानी कि ग्रोथ की बात यहाँ पर करी गई है, ठीक है।
ठीक है? तो यही तीनों चीज़ों की बात यहाँ पे करी गई है। अगेन मैं इसको डिटेल में नहीं समझा रही हूँ क्योंकि इसकी हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारे आज के लेक्चर को हम करते हैं खत्म। सो अगर यहाँ तक लेक्चर पहले सुना है, सबसे पहले डन लिखो कमेंट सेक्शन में कि हाँ, हमने पूरा लेक्चर खत्म किया है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें लेक्चर कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे। अगली चीज़ प्लीज़ ट्रस्ट करो, अभी तो पहला लेक्चर हुआ है, आगे जितने भी लेक्चर आएँगे वहाँ पर भी सारे पीवाईक्यू आएँगे एंड तुम मेरे साथ मैं तुम्हें मतलब वादा कर सकती हूँ कि तुम अपना बोर्ड का पेपर उठा के देखना मार्च में जब भी होगा तुम्हारा पेपर, सेम क्वेश्चन आएँगे, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आएँगे। कोऑर्डिनेशन का पूछा जाएगा, ठीक है? ये मैनेजमेंट एज़ अ साइंस आर्ट प्रोफेशन का पूछा जाएगा, ठीक है? यही सिमिलर क्वेश्चन आएँगे तुम्हें एंड अगर तुम ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, तो तुम ऑब्वियसली 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। ये पीपीटी टेलीग्राम पे तुम्हें मिलेगी, वहाँ से जाके ये सारे जो आंसर्स हैं, इनको रीड करो, इनको याद करके लिख लो या बार-बार रीड करते रहो। ये सेम एमसीक्यूज़ को बार-बार प्रैक्टिस करो। ये सेम केस स्टडीज़ को बार-बार पढ़ते रहो सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व केस स्टडीज़, ठीक है? आई विल ट्राई सेपरेट वीडियोज़ पूरी-पूरी डिटेल्ड केस स्टडीज़ पर भी लेके आने की, बट अभी के लिए ये हमारी सीरीज़ को पूरी की पूरी को फॉलो करो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो भी मैंने आंसर बोले कमेंट सेक्शन में बताना, जो भी मैंने एक्रोनिम्स बोले वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना टाइम स्टैम्प लगा के, ठीक है? हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।